नमस्कार दोस्तों, आशीष न्यूज़ में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूँगी ऑनरेबल मेजर जनरल राजन कोचर साहब का। राजन कोचर सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आशीष न्यूज़ में। साहब किसी प्रेशर के मोहताज नहीं हैं और इस टाइम साहब वाइस चेयरमैन काउंसिल ऑफ न्यूज़ एंड ब्रॉडकास्टिंग के। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर शिवम अरुण पटनायक सर। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आशीष में। सर इस समय डायरेक्टर हैं पब्लिक रिलेशन एंड लाइजनिंग अमेठी यूनिवर्सिटी रायपुर में। सर आप दोनों का हमारी आज की इस वार्ता में G20 स्पेशल एनालिसिस ऑफ सेशन 1 में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शर्मा जी। आई एम ग्रेटफुल दैट आपने इस प्रोग्राम में मुझे आज इनवाइट किया। लुकिंग फॉरवर्ड टू द डिस्कशन। यस सर। सर G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और एक बहुत बड़ा जुनून है हमारे भारतीयों के भीतर में कि G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं, तो G20 का प्रेसिडेंटशिप मिलने के बाद हम बहुत कुछ कर पाएंगे वर्ल्ड के अंदर, अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। तो सर एक क्वेश्चन लगभग सभी के बीच में है कि आखिरकार ये जो आज की जनरेशन है ये G20 के बारे में जानना चाहती है कि G20 है क्या और ये किस तरह से काम करता है। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन आपने रेज किया है। स्टार्टिंग डिस्कशन इसके साथ होनी चाहिए बिकॉज G20 की अंडरस्टैंडिंग हम सबको होनी चाहिए। G20 एक 20 देशों का एक गुट है, बेसिकली इकोनॉमिक, और मेन एजेंडा उसका इकोनॉमिक रहता है और उसमें क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट इश्यूज भी और उसमें हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं। सोशल वेलफेयर भी उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। 1999 में G20 का फॉर्मेशन हुआ था और उस टाइम पे 12 या 13 देश थे और ये मूवमेंट सालों में बढ़ती गई और वर्ल्ड की 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज आज G20 का हिस्सा है, जिसमें डिस्कशन होता है ट्रेड के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर और इंटरनेशनल इकोनॉमिक की और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर। तो बेसिकली हर एक साल इसकी प्रेसिडेंटशिप बदलती है। साल में एक बार ये लोग मिलते हैं। आपको याद होगा लास्ट बाली में हुआ था इंडोनेशिया में, और इस बार इंडिया में है न्यू दिल्ली में सितंबर में। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 80% जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट है आपकी इस 20 कंट्री से आती है और 60% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो ये 20 कंट्री से आती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो 20 देश हैं ये पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से भी और उनकी जो इकोनॉमिक माइट के हिसाब से भी। तो मैं समझूंगा कि अभी G20 ने जो अभी तक काम किया है, मैं उसको रिपोर्ट कार्ड में 6 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा, बिकॉज अभी और भी ये ऑर्गेनाइजेशन को और पुख्ता होने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन आज डिफंक्ट हो चुकी हैं और कोई उनका डिक्टेट नहीं है, और वो यूक्रेन की लड़ाई में भी आपने देखा कि यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पा रहा है। मिडिल ईस्ट में भी, सीरिया में भी जो प्रॉब्लम है वहां पे भी यूनाइटेड नेशंस ने इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं दिया है, और अफ्रीका में भी इतनी पॉवर्टी है और इतनी वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है और वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस है कंट्रीज में, सेनेगल जैसी कंट्री है और भी इथियोपिया। तो हम ये इस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत उम्मीद रखते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको बताऊंगा इसके 2 पैरेलल ट्रैक पे चलती है। एक है फाइनेंस ट्रैक और एक है शर्पा ट्रैक।
फाइनेंस मिनिस्टर्स जितने भी कंट्रीज के हैं और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं, ये फाइनेंशियल ट्रैक को लीड करते हैं और इस ट्रैक के अंदर डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स हैं। जैसे कि ये आपको मैंने बताया था कि आपका ट्रेड का एरिया हो गया, फाइनेंस का एरिया हो गया, एनवायरमेंटल का एरिया हो गया, एजुकेशन का एरिया होगा, सोशल वेलफेयर का। तो हर एक वर्किंग ग्रुप अलग अलग अपने एरियाज में काम करता है और पूरे साल आप देखेंगे इंडिया में 200 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस होने वाली है और इसमें टूरिज्म भी आएगा इंडिया में और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जो एक सेक्रेटेरिएट है, एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट है जो 3 देशों का होता है। एक तो इंडोनेशिया हो गया जिसने प्रीवियस कॉन्फ्रेंस की थी, एक इंडिया हो गया जो इस बार कर रहा है, और जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो ब्राजील में होने वाली। तो ये एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट ये 3 देशों का बनेगा और ये 3 देश पूरी प्रोग्रेस लेंगे कि पिछले साल के जो पॉइंट्स थे हम उसमें कितने आगे बढ़े हैं और जो भी इसको नया एजेंडा इसको सेटअप होगा ये तीनों देश के बीच में होगा और इसमें प्रेसिडेंटशिप इंडिया करेगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है। यस, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि जैसे जैसे ये समिट कंप्लीट होगी तो एक पूरा वर्ल्ड एक नई दिशा में देखना चाहेगा भारत को। एक्चुअल में ये तीनों ही कंट्री मिलके इस चीज को पूरी तरह से चैनलाइज करेंगे, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है पूरे वर्ल्ड को, भारत से स्पेशली, कि इस बार प्रेसिडेंटशिप अगर भारत ले रहा है और भारत दे रहा है तो ये कुछ वाकई ही जो आपने कहा कि यूएनओ उन चीजों को नहीं संभाल पा रहा है, चाहे आप यूक्रेन वाला युद्ध कहिए या सीरिया का देखिए या साउथ अफ्रीका में देखिए, बट कहीं ना कहीं हम मान के ये बात बिल्कुल सही आपने कही है, बिल्कुल ठीक है ये बात कि पूरा वर्ल्ड इस टाइम भारत की प्रेसिडेंटशिप की वजह से बहुत कुछ उम्मीदें भारत से लगाया हुआ है कि अगर भारत अध्यक्षता करता है तो कुछ नया जरूर निकाल के लाएगा, ऐसा वर्ल्ड को उम्मीद है। मैं एग्री करती हूँ आप इस बात से। डॉक्टर शिवम अरुण पटनायक सर ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि G20 क्या है और इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा तो थीम ही वसुधैव कुटुंबकम है, तो मतलब कि जो वर्ल्ड देख रहा है भारत की तरफ, तो हमारा थीम भी उसमें बहुत कुछ डिफाइन कर रहा है। तो आप इसको किस तरह से कहना चाहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम G20 की इस थीम का प्रभाव दूसरे देशों पर किस तरह से रहने वाला है, तो आप इसमें कैसे कहना चाहेंगे सर? डॉक्टर शिवम अरुण पटनायक सर। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रण किया। साथ में जिसको इस पूरे देश को जिन पर नाज है, ऐसे महान व्यक्ति भी हमारे सामने बैठे हुए, मेजर जनरल रंजन कोचर साहब, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। आपके बारे में तो सारी लोग जानते ही हैं, आपके काम पर आपने जो अभी तक डिफेंस में आपने जो सेवा दी इसके बारे में भी लोग जानते हैं और अभी जो आप सेवा दे रहे हैं इसके बारे में। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आप लोगों के समक्ष हूँ और मुझसे इस विषय पे बात किया जा रहा है। जैसे कि सर ने बताया G20 के संदर्भ में, क्योंकि जो G20 जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। शुरू में ये 19 देश के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ इसको मनाया गया था। प्रथम बार 1 दिसंबर 2022 को हमारे भारत को पहली बार इसमें जब भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ G20 में, तो उस समय भारत को अध्यक्षता करने की भी अवसर 2022 में हमें भारत को प्राप्त हुआ, जबकि ये 23 साल पूर्व में ही इसका गठन किया गया था। 23 साल पूर्व G20 का गठन 1993 में हुआ था। इसका मूल उद्देश्य यही है कि किस प्रकार हम वर्ल्ड को एड्रेस कर सके। जैसे कि आज जब शुरुआत में जब प्रारंभ किए गए थे तो 65% ऑफ द वर्ल्ड को ये पॉपुलेशन को ये एड्रेस कर रहा था, जबकि आज 85% वर्ल्ड भी इससे जुड़े हुए हैं। साथ में कम से कम 75% इंटरनेशनल ट्रेड भी इससे, और 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन।
जो इसका लाभ लेने वाली है। क्योंकि मेरा प्रश्न वसुधैव कुटुंबकम से है, तो ये एक संस्कृत में एक फ्रेज था जो हम हिंदी टेक्स्ट में पढ़ते थे उपनिषद में, कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक समानता के साथ जिंदगी व्यापन करना। तो मोदी जी हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में जब ईश्वर ने हमें अवसर प्रदान किया एक जीवन जीने का, तो इस ब्रह्मांड में हर वह क्रिएशन, हर वो क्रिएचर, सबको समानता से रहने का एक अधिकार तो है। क्योंकि संसार में अपन बोलते हैं ना, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, तो यह लोग भी तब सुखी रहेगा जब मेरे साथ, जब शुरुआत जो हो रही है इसके साथ मेरा परिवार, मेरा राज्य, मेरा समाज, मेरा देश, मेरा दुनिया, जब सब महफूज रहेंगे, शांति से रहेंगे, खुशी से रहेंगे। तो यही वसुधैव कुटुंब का एकमात्र उद्देश्य है जो मोदी जी भी कहते हैं। जहां तक वसुधैव कुटुंब की बात है, वसुधैव कुटुंब तो हमारे सतयुग से ही है, हमारे आज का कोई नया नहीं है। भले त्रेता युग की बात करें, द्वापर युग की बात करें, कलयुग की बात करें, तो ये वसुधैव कुटुंबकम हमेशा से रहा है। लेकिन अभी क्योंकि लोगों में एक प्रकार का स्वार्थ सा चीजें आ गई, लोगों का अब सीलिंग ऑन डिजायर्स नहीं है, लोगों के जो दिशा जो है अनेकों चीजों पे भटकती है, और लोग सांसारिक मोह माया भी लोगों को जकड़ चुकी है। इसमें लोग जो है, उनकी जो नैतिक मूल्य है, उनका जो स्वयं का जो कार्य है, और उनका जो अपना समर्पण है, उनका जीवन का जो उद्देश्य है, इस मूलता से वो लोग भटक रहे हैं। इसी लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा है कि क्यों ना इस विषय पे हम बार बार लोगों को ये बताए, जो ये लोग पहले से जानते हैं, इसकी प्रैक्टिस अगर हो जाए तो यह जो संसार का जो कुटुंब है ये खुश रह सकता है। और G20 समिट का भी यही मूल उद्देश्य है कि सारा संसार तरक्की करे, ना केवल हम अकेले तरक्की करके। अगर मैं अकेला अपने घर में खुश रहना चाहता हूँ, मेरे आजू बाजू कोई नहीं है, तो मेरा उस घर का रहने का कोई औचित्य नहीं है। जब मेरा कोई जीवन सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए अगर जीवन है, तो ये जीवन तो है नहीं, जीवन का इसके बाद भी बहुत कुछ है। तो इसलिए इस संसार में ये वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है कि हम सब लोग एक समानता के साथ जिंदगी जिए, एक धरती, एक परिवार और एक जैसा हम लोग रहे, ये उसका मूल उद्देश्य है। बिल्कुल ठीक कहा साहब आपने। और भारत समय समय पर इंटरनेशनल मंच के ऊपर इस चीज को दर्शाता भी रहा है। वसुधैव कुटुंबकम और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की अवधारणा अपनाए भारत के लिए ये शब्द महज एक कहने के लिए नहीं है, बल्कि भारत ने इसे निभाया भी है। भारत कई इंटरनेशनल मौकों के ऊपर इसे साबित भी कर चुका है। फिर चाहे अफगानिस्तान संकट के समय सभी की सुरक्षित वापसी की बात हो, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की बात हो, नॉट ओनली भारतीय, पड़ोसी देशों के भी स्टूडेंट्स को हम लोग यूक्रेन से सही सलामत वापस लेके आए, अफगानिस्तान से भी हमने वापस लाने की मदद की, श्रीलंका के आर्थिक जब संकट आया तो वहां पर हमने मदद की। और अभी हाल ही में 6 फरवरी पर हम देख रहे हैं टर्की और सीरिया में जिस तरह से भयानक स्थिति आई भूकंप के दौरान, तो उस दौरान भी भारत ने अपना एक देवदूत बनकर वहां पर अपनी बखूबी अपनी भूमिका निभाई है। और अपने इस 2 शब्द का है हालांकि ये एक फ्रेज कि वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन इंटरनेशनल मंच के ऊपर इस चीज को भारत हमेशा साबित करता है। भारत की कथनी और करने में कभी आज तक फर्क हुआ ही नहीं है। तो ये हमारा भारत है। इसी वार्ता को हम आगे बढ़ाते हुए सर हम बात करना चाहेंगे, ऑनरेबल राजन सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी हम देख रहे थे लखनऊ समिट हुई है और उसके अंदर हमारे 13 फरवरी से 15 फरवरी तक तो टॉपिक हमारे रहे, उसके अंदर डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर आप बात हुई। आपने अभी स्टार्टिंग में भी आपने इस बात का जिक्र किया। तो लखनऊ में जो डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर चर्चा हुई है, आपने भी बताया भी कि वर्ल्ड की 85% जीडीपी जो है वो G20 से जुड़ी हुई है और आने वाले समय में G20 से बहुत कुछ वर्ल्ड चाहता है, बहुत कुछ वर्ल्ड चाहता है। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि यूपीआई ट्रांजैक्शन है, नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, ये सुविधाएं लोग यूज करते हैं। मिथ है इसको सुनना है लोगों के बीच में कि नहीं साइबर क्राइम बहुत बड़ा है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हम बात करना चाहेंगे साइबर क्राइम के ऊपर सबसे पहले कि साइबर क्राइम के लिए आप किस तरह की रणनीति का उपयोग करेंगे कि लोग ट्रांजैक्शन करें तो सुरक्षित महसूस करें। जी देखिए, मैं सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंस देना चाहता हूँ कि ये G20 का जो इसका समिट होगा इंडिया में,
इसमें 43 हेड ऑफ स्टेट्स आने वाले हैं, 20 तो मेंबर्स हैं, 9 गेस्ट कंट्रीज को इनवाइट किया गया है और 14 मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि यूएन का जो हेड आएगा वो सेक्रेटरी जनरल आएंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आएंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आएंगे, वर्ल्ड बैंक के आएंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आएंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आएंगे और अफ्रीकन यूनियन, और इस तरीके से आपका डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग आएंगे। तो साइबर सिक्योरिटी, आप जानते हैं कि हाल ही में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जो हैकिंग हुई थी सिस्टम की, उसको 1 महीने से ज्यादा लगा था रिस्टोर करने में। तो इंडिया और स्पेशली जितनी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आज, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आपने यूपीआई की बात करी, हमने आधार की बात करी और हमने बैंकिंग सिस्टम्स की बात करी और हमने इतने हमारे एप्स आ गए हैं जिसने हमारा काम आसान कर दिया है। अगर हम इन चीजों को साथ लेके चलना चाहते हैं तो सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। और कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता है। आप जानते हैं कि अगर एक सिस्टम निकलता है तो उसके लिए एक हैकिंग सिस्टम भी पैदा हो जाता है घंटों में। और आपने जामतारा का नाम सुना ही होगा, जामतारा में जैसे उसके ऊपर एक सीरियल भी बना हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं वर्ल्ड में साइबर सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए, और ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक फैसिलिटी है। जब जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन आपकी बढ़ेगी, आपको साइबर सिक्योरिटी के जो लॉज हैं आपको नए बनाने पड़ेंगे। आज का जो आपका आईटी एक्ट है 2000, वो एक्ट सफिशिएंट नहीं है। अच्छा, उसमें जो पीनल पनिशमेंट्स है और जो उसमें एक डेटरेंस है वो लैक कर रहा है, और गवर्नमेंट ने ये रिकॉग्नाइज कर लिया है। अभी मैं कुछ दिन पहले मिस्टर चंद्रशेखर के साथ था, जो आईटी मिनिस्टर है, तो उनसे बात हो रही थी, तो वो एक नया लॉ लेके आ रहे हैं जो ऑलरेडी पार्लियामेंट में एक बार पेश हो चुका है, उस पर डिबेट होगा। और ये जो नया जो लॉ है इसको रिवाइज किया जाएगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन एक्ट बनेगा और आपका जो साइबर सिक्योरिटी एक्ट बनेगा। तो इससे एक तो आपका फर्स्ट स्टेप है कि आपका रेगुलेशन इंप्रूव होना चाहिए। दूसरा स्टेप है कि आपके सिस्टम्स में जो ऐसी काबिलियत होनी चाहिए कि ये साइबर अटैक्स को आप रोक सके। तो उसमें आपको एक जो आपके चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं हर एक सिस्टम में। अगर हम देखें अपने फौज में भी, अगर कोई स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बनाना होता है तो उसमें हम अपने चेक्स एंड बैलेंसेस डालते हैं। हमारा जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर भी है फौज में, तो वो भी चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ चलता है। सिमिलरली आपको जितने भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड आपकी जो इंफॉर्मेशन है और आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस लाने की जरूरत है। डिफेंस साइबर एजेंसी का ऑलरेडी गठन हो चुका है इंडिया में, और ये एजेंसी अभी 4 साल हो गए इसको बने हुए। अभी इस एजेंसी को जो कमी आ रही है मेरी तरफ से आ रही है वो बजट की आ रही है। बिकॉज जब तक आप एक एजेंसी को टीथ नहीं देंगे, अगर आप उसको टीथ उसके स्ट्रांग नहीं करेंगे, तो वो एजेंसी जिस मैंडेट से बनी है वो आपका मैंडेट पूरा नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि आपने जो डिफेंस साइबर एजेंसी बनाई है, और ये डिफेंस साइबर एजेंसी की हर एक स्टेट में शाखा होनी चाहिए, और इसमें बेस्ट टेक्नोलॉजी के लोग होने चाहिए। आप गवर्नमेंट के लोग आप बेशक इसमें रख सकते हैं उसको हेड करने के लिए, पर जो आपका टेक्निकल मैन पावर है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि उनके पास वो एक्सपर्टीज होनी चाहिए।
आपकी जो साइबर प्रोटेक्शन की, बिकॉज अगली जो आपका जो अगला स्टेप है वो होने वाला है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस और साइबर को आपको जोड़ने की जरूरत है। जो आज आपकी एक स्पेस एजेंसी है और आपकी साइबर एजेंसी है, पर दोनों में सिनर्जी नहीं है। तो अभी आने वाले वक्त में ये दोनों एजेंसीज को इकट्ठे करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये काफी चैलेंजिंग स्टेप्स है, और इस कॉन्फ्रेंस में, इस समिट में ये सारे इश्यूज रेज होंगे। हर एक कंट्री अपनी तरफ से अपना इनिशिएटिव देगा कि हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने वासुदेव कुटुंब की बात करी, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर इसका मतलब है। तो अगर आप ये 20 देशों को इकट्ठा कर पाएंगे और 9 मेंबर स्टेट्स को इकट्ठा कर पाएंगे और 14 मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि आपको मैंने बताया था, इनको इकट्ठा पाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर है वो बेहतर होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि थिंक टैंक जब काम करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। इसीलिए हर कोई ये कह रहा है कि भारत की मेजबानी के बाद G20 किसी और तरीके से काम करेगा और कुछ फ्रूटफुल वे में ही ये एक अपने आप में नया सेटअप खड़ा होगा। सर, डॉक्टर शिवम अरुण पटनायक सर, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि सर ने अभी बहुत अच्छे से बताया कि हम साइबर सिक्योरिटी किस तरह से हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे और किस तरह से ये चीज चाहिए, क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइजेशन होने जा रहा है। तो सर, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि भारत की जान तो गांव में बसती है, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, खासकर किसान लोग को, इस G20 से कुछ फायदा होता नजर आ रहा है आपको? क्योंकि लोगों के भीतर ये क्वेश्चन है कि किसानों को क्या फायदा होगा इस G20 से। भारत मेजबानी तो कर रहा है, लेकिन हर वर्ग के लिए क्या क्या बेनिफिट है, स्पेशली किसानों के लिए? देखिए, जैसे कि आदरणीय कोचर साहब ने बताया, उन्होंने बड़े विस्तृत से इस विषय को समझाया है। जहां तक किसान की बात है, मैं मानता हूं कि निश्चित ही हमारी देश की आत्मा गांवों में बसती है और किसानों को इन सब का लाभ मिलने वाला है और मिल भी रहा है। देखिए, पूर्व में क्या हमारी स्थिति थी, अब इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ने जिस ओर आज अपनी बढ़ोतरी की और लोग भी इसके प्रति किस कदर अपने आप को जागरूक किए, ये सब हम सबके समक्ष है। आज अगर आप देखेंगे किसी भी ग्रामीण अंचलों में आप चले जाएं, किसी भी हमारे किसान भाई बहनों से आप मिले, तो आप देखेंगे कि वे लोग सभी आज के लोग, आज के दिन में कोई ऐसा नहीं है जो मोबाइल यूज नहीं करता होगा, जो नेट यूज नहीं करता होगा, जो व्हाट्सएप नहीं चलाता होगा। मतलब लगभग लगभग एक ऑटो चलाने वाला व्यक्ति से लेके एक छोटा सा वेंडर, एक चाय दुकान का व्यक्ति भी आज के डेट पे आज आप उसकी पेमेंट पेटीएम के माध्यम से कर रहे हैं। जो छोटे छोटे ग्रामीण बैंक्स भी हैं, वो भी किसानों को जो धान का जो बोनस है या अन्य जो उनको मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, उन्हें वो नेट बैंकिंग के थ्रू ही उनका सारा कुछ ट्रांसफर होता है और ये लोग भी सारा मोबाइल से ही सब कुछ प्रयोग करते हैं। एक समय था जब लोग बटुआ भर के पैसा लेके जाया करते थे, लेकिन आज सबके समक्ष ये उदाहरण है कि आज कोई भी पैसा बहुत कम ही कैरी करता है। लगभग सभी कोई पेटीएम से ही पेमेंट करते हैं या भीम का यूज करते हैं, ऐप्स का यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं लोग इस टेक्नोलॉजी से अब धीरे धीरे वाकिफ होने लगे हैं। भले पढ़ाई की कमी जरूर है, लेकिन इस क्षेत्र में लोग जरूर जागरूक हो गए हैं और उसका उपयोग करना सीख गए हैं। और सरकार भी समय समय पर विभिन्न विभिन्न संदर्भ में हमारे मितानिन कार्यक्रमों के माध्यम से, आंगनबाड़ी के कार्यक्रमों के माध्यम से, एनजीओस के कार्यक्रमों के माध्यम से और सरकार का जो अलग जो रचना है उसके माध्यम से लोगों को इन सब चीजों से अवगत करा रही है। जैसे कि छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में तो सरकार, मैंने देखा है कि पुलिस विभाग भी जो है सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ग्रामीण अंचलों में जा जाके लोगों को हर प्रकार का जागरूकता लोगों को दिलाने की कोशिश कर रही है, कि जिससे कि लोग ये समझ सके कि उनको मिलने वाली सुविधाएं क्या है और कैसे हम इस टेक्नोलॉजी से अवगत हों और कैसा हम इसका लाभ ले सके। अभी हाल में जो लखनऊ समिट हुआ था, जिसमें जो 20 देश भाग लिए थे, 9 इनवाइटी कंट्रीज और जो 5 इंटरनेशनल जो संस्थाएं जो भाग ली थी, इसमें आपने देखा होगा कि उन लोगों ने एक प्रदर्शनी भी रखा था, वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस के तहत एक एग्जीबिशन रखा था जो 50 करोड़ के लाइव्स को अपील कर रही थी। और उस
एग्जीबिशन के माध्यम से उन लोगों ने ये समझाने का कोशिश किया कि रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे कैसे चीजें हैं जो हम फेस करेंगे और उससे हम कैसे, हमको इससे निजात मिलेगा और क्या क्या चीजें हैं जो हमें सीखने की जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि आज हमारे कृषि क्षेत्र में हमारे किसान भाई को या बहनों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ होगी। निश्चित ही अभी बहुत सारा जगहों में अभाव है, लेकिन बहुत हद तक हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आदरणीय कोचर साहब ने शुरू में ही कह दिया था कि अगर मुझसे कोई रेटिंग पूछेगा तो मैं 6/10 दूंगा, तो मैं इससे भी पूरी वाकिफ रखता हूं और मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि लगभग हम तो 60% आगे बढ़ ही चुके हैं। क्योंकि अब 85% के वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये जी समिट के जो कंट्रीज है ये अपील करने वाली है और इसमें लोग जुड़ चुके हैं। तो जो अभी अगला जो बैठक होगा, इस बैठक में निश्चित ही बहुत सारे शॉर्ट एनालिसिस होंगे और उसके तहत बहुत सारे ये लोग अपने जो नई चीजें हैं, तकनीकें हैं और नए जो सोल्यूशन है इसके साथ ये आएंगे और निश्चित ही इस पर हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और होगा भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप साहब कि प्रॉपर रेगुलर अवेयरनेस प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग आल्सो, ट्रेनिंग रहेगी एक अच्छे तरीके से और अवेयरनेस प्रोग्राम रहेंगे तो हम इसका बेनिफिट जन जन तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाएंगे। ऑनरेबल राजन कोचर साहब, आप एक क्वेश्चन बहुत जिज्ञासा का विषय है अपने G20 से, जो बहुत क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं लोगों के, वो क्वेश्चन है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इसके लिए अभी तक लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबने सुना है, लेकिन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अभी भी कहीं ना कहीं अज्ञानता है। तो इसके ऊपर भी मैं आपसे रोशनी डलवाना चाहूंगी, आप बताएं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, कोई भी अगर आपने सिस्टम को आगे लेके जाना है, आपका जो डिजिटल आपका सिस्टम है, तो आपको एक उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ आपके कंप्यूटर्स, आपकी मशीनरी, आपका जो आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और स्किनवेयर, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हार्डवेयर होना चाहिए जहां से आपका जो सुपर कंप्यूटर या मास्टर कंप्यूटर्स हैं आपके, या आपका जो मेन सिस्टम है वो इसको मॉनिटर करेगा और ये एक रेगुलेटरी एजेंसी के अंडर होगा और वो इसको कंट्रोल करेगा। और इस तरीके का जो सिस्टम होगा जिसमें रिडंडेंसी बिल्ड है, और सॉफ्टवेयर में आपको इस प्रकार के एल्गोरिथम्स लेके आने पड़ेंगे जो इसको हैक नहीं कर सकते, है ना। उसमें आपको सिक्योरिटी कीज लानी पड़ेंगी। एक आपकी पब्लिक की होती है, एक आपकी पर्सनल की होती है, तो वो इम्पोर्टेंट है। ये दो अभी आप अगर एक एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स को भी अगर आप देखेंगे, जो एयरपोर्ट्स पे लगता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, वहां पे भी ये सिक्योरिटी रखी जाती है, बिकॉज जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है वो पूरी फ्लाइट्स को मॉनिटर कर रहा है कि कौन सी फ्लाइट कब लैंड करेगी, कब टेक ऑफ करेगी। तो वो एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू होता है। तो ये इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, या आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। बस आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और ये आपने सही अपना बताया कि हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे हमारा जो सिस्टम कामयाब नहीं होगा। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर तकरीबन हमारे देश में, हमारे स्पेशली यूथ्स है, हमारे IITs हैं, हमारी और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उसको आपको मजबूत करने की जरूरत है। बिकॉज आज आप रिसर्च के लिए अपने GDP का खाली 0.6% आप उसको बजट अपना दे रहे हैं। अभी अगर आप USA और चाइना से कंपेयर करें तो 4 से 5% आपका GDP का रिसर्च की तरफ जाता है। तो ये एक एरिया है, अगर आपको टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में लेके आनी है और आपने अपना डिजिटल को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको रिसर्च के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा।
थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका स्किनवेयर, मींस आपका जो मैन पावर जो आपको ट्रेनिंग देनी है। जैसे आपने अपने अभी इसको मेंशन किया था, ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। और जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री में है वो जो बहुत कम है। जो जिस टाइप का हमको ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिसमें क्वालिटी की बहुत जरूरत है और हमको खींचना है, स्पेशली अभी डॉक्टर शिवम एमटी में है और वो इसको हेड भी करते हैं, एचआर को भी देखते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको क्वालिटी लेके आनी है अपनी ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। और क्वालिटी का ये मतलब है कि हमको अच्छे लोग जो जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे उनको एकेडमिशिया के साथ जुड़ने की जरूरत है। बिकॉज अगर वो हमारे बच्चों को ट्रेन कर पाएंगे अच्छी तरीके से तो हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे अपने जॉब देखने के लिए। आजकल एवरीबडी वो चाहता है कि हम यूएस में चले जाएं, हम ग्रेट ब्रिटेन में चले जाएं, हम जर्मनी में चले जाएं, बाकी कंट्रीज में चले, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं। तो हमको इसको प्रिवेंट करना है, हमको अपने यूथ को अपने कंट्री में रखना है। और ये जो G20 का मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा अपनी जो ये आंसर के एंड में अभी, कि ये G20 का जो समिट होने वाला है इसकी प्रायोरिटीज कहां पे होगी। सबसे पहली इसकी प्रायोरिटी होगी फूड एंड एनर्जी इनसिक्योरिटी। बिकॉज यूक्रेन लड़ाई के बाद आपने देखा है कि हर एक जगह आपकी फूड और एनर्जी की प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस बढ़ चुकी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्लाइमेट चेंज। थर्ड है ये जितने भी मल्टी लैटरल डेवलपमेंट बैंक्स है, बिकॉज पैसा कहां से आएगा, यहीं से आएगा, आईएमएफ से आएगा, वर्ल्ड बैंक से आएगा, एशियन बैंक से आएगा। अब इनको मजबूत करने की जरूरत है। और स्पेशली एक इसको मुद्दा इस बार G20 में रेज होगा, स्ट्रेंथनिंग एंड री इन्वेंटिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हम इस फंड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गरीब देश है हम उनको अगर एक ऊंचे स्तर पे लाना है तो उनको हमको कैसे लाना है। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपने जैसे बताया वो एक बहुत अहम हिस्सा होगा इस G20 का। और उसमें हमको रूरल एरियाज में ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जाना पड़ेगा जैसे आपने बताया। बिकॉज अर्बन एरियाज में तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तकरीबन है। हमको रूरल एरियाज में ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जाना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आज जो इंटरनेट है आपका, अगर आप अपने गांव में चले जाओ वहां पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा या उसकी स्पीड इतनी कम होगी कि आप अपना कोई भी डिजिटल फंक्शन नहीं कर सकते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको मोबाइल टावर्स लगाने पड़ेंगे, आपको आपकी बैंडविड्थ आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको अपनी कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो ये स्पेशली रूरल एरियाज में मैं ये मानता हूं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है और एक ऑप्टिमिस्टिक सोच में रखता हूं कि इस बार की समिट में इसको एड्रेस किया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप साहब। मुझे लगता है दर्शकों के G20 को लेके जितने भी क्वेश्चंस थे मैक्सिमम आपने वो कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि सेशन 1 ही अभी हमारा हुआ है और वहां से ये चीजें निकल के आई थी, इनके आउटकम्स और इसके ऊपर एनालिसिस होना बहुत जरूरी था। चलते चलते सर कंक्लूजन रिमार्क्स राजन साहब आपसे भी लेना चाहूंगी और साहब आपसे भी मैं कंक्लूजन रिमार्क्स लेना चाहूंगी। दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो दर्शकों से तो यही कहना चाहेंगे कि आप हमेशा सचेत रहें और अच्छे उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ें और दुनिया का इस विकास में आप अपना सहभागिता निभाएं, क्योंकि आज पूरा दुनिया एक मुकाम को तय करना चाह रहा है, एक नई रास्ता अपने लिए एक मंजिल बनाना चाह रहा है और सभी कोई आगे बढ़ना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है, कौन देश नहीं चाहता है कि वो अपनी तरक्की करें या दुनिया के शुमार में अपने पटल पे अपना नाम को शुमार करें। क्योंकि आप लोगों ने इन विषयों को चयन किया, यही अपने आप में बड़ी बात है, जिसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है आज हम लोग जो चर्चा नहीं किए वो था ग्लोबल वार्मिंग।
अभी इस दुनिया को एक बहुत बड़ा जो चुनौती जो आने वाला समय के लिए वो ग्लोबल वार्मिंग भी है। और ग्लोबल वार्मिंग में हो यह रहा है कि हम सारी तैयारियां करते हैं, लेकिन इस कदर शांत बैठ जाते हैं ये सोच के कि जब होगा तो देख लेंगे। और जब जहां जहां जो चीजें पहले से तय की गई है या बता दी गई है कि ये चुनौतियां यहाँ आने वाली है, इन तमाम के चुनौतियों के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, जिसका उदाहरण हमने हाल में सीरिया और टर्की में देखा। तो ये कहीं ना कहीं इस G20 समिट को ध्यान जरूर केंद्रित करेगी इन बातों को लेके, क्योंकि दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों ने आने वाले समय के लिए हमें ये पहले से ही सचेत कर दिया कि कैसे कैसी परिस्थितियों को हमको भविष्य में सामना करना पड़ने वाला है। और खास करके जल जल को लेकर, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा जो थ्रेट है वो समुद्री क्षेत्रों को लेकर। भारत में भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिसको पहले से ही चिन्हांकित कर दिया गया है, जैसे कडलूर है, पांडिचेरी है, कैलकाटा है, बॉम्बे है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, बॉम्बे। तो इन चीजों को पहले से बता दिया गया कि यहाँ कभी भी कोई भी अपरनीय घटना घट सकती है। तो मतलब हमारे लिए पहले से चुनौती तो मिल चुकी है, क्या उस लिए उस हेतु हमारा कोई प्रयास अभी से जारी है? तो वहां कहीं ना कहीं ये सोचने वाला विषय है। और G20 में इन सब विषयों पे चर्चा होगी ऐसा मैं मान रहा हूं, क्योंकि अभी के हिसाब से हम बहुत जगह जान के भी उसको बड़ी अज्ञानता में टाल देते हैं, जो सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनौती होने वाला है। और जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये पहले ही जो अपील करती है वो ग्लोबल वार्मिंग को अपील करती है, क्योंकि हमने तो 19वें जो सेंचुरी था उसमें रेलवे की बढ़ोतरी हुई, बीच में जब आए तो टेलीकम्युनिकेशंस का बढ़ोतरी हुआ, लेकिन अब जो आने वाला जो समय है वो इस प्रकार के समस्याएं आएंगी। देखिए, आपको इतना बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ कोरोना का, पूरा दुनिया जिसको लेके परेशान हुई, अब लोग सब जाग गए हैं कि इस प्रकार का कोई भी चुनौती अगर दुनिया में किसी भी देश को आ जाए या दुनिया को आ जाए तो क्या स्थिति बनती है उस देश का या इस दुनिया का। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक सबक तो है। तो हम हमेशा अपने अनुभव से ही सीखते हैं। और G20 में बहुत सारी चुनौती भरी समस्याएं आने वाली है, जिस पर इनको अभी से एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा और उस हेतु कार्य करने की जरूरत है। तो मैं अपने श्रोताओं को यही बताना चाहता हूं कि इस देश और दुनिया और इस समाज और इस वसुधैव कुटुंब में हम सब सहभागी हैं। हम सब का एक नैतिक दायित्व है कि हम इस दुनिया के इस विकास में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सहभागिता निभाएं और दुनिया को खुश रखे, हमको खुश रखे, समाज को खुश रखे और समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इंफॉर्मेशन इज द पावर। इंफॉर्मेशन ही असल में पावर है और उस पावर को मेंटेन करने के लिए हमारे एफर्ट्स सुलभ होने चाहिए सोसाइटी को सर्व करने के लिए। राजन साहब, चलते चलते आपके कंक्लूजन रिमार्क्स। हाँ, ओके। मैं आपके चैनल के जरिए अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, हमारा एक बहुत ही यंग देश है। 65% हमारी जो पॉपुलेशन है वो 35 साल से उम्र कम की है। तो मैं अपने यूथ को ये बताना चाहता हूँ कि आप सब देश के सोल्जर हैं। जरूरी नहीं है कि फौज में जो जाता है वही सोल्जर हो, आप सब सोल्जर हैं अपने अपने क्षेत्र में। और अगर देश को आपको आगे लेके जाना है तो आप निस्वार्थ अपना जो काम अपना करना है और एक पैशन के साथ करना है और अपने स्किल्स को बढ़ाना है। बिकॉज जब तक हम लोग अपने स्किल्स को नहीं तेज करेंगे, अपने जो हमारे जो यूथ है वो अपने स्किल्स को बेहतर नहीं करेंगे, हमारा देश एक, अगर हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज, तो अगर हम चाहते हैं कि हम टॉप 3 में आ जाए अगले 5 या 10 साल में, तो हमको ये जरूरी होगा कि हमारे जो स्पेशली यूथ वो अपने स्किल्स, अपने पैशन, अपनी लगन, अपना हार्डवर्क और अपनी ईमानदारी के साथ काम करें। और अगर ये सब कर पाएंगे, मुझे कोई शक नहीं है कि आने वाले वक्त में भारत का नाम एक सुपर पावर के साथ जोड़ा जाए। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद सर। G20 समिट एनालिसिस सेशन
को कवर करने के बहुत ही क्लियर विजन आपने रखा लोगों के लिए, और मुझे लगता है कि जो लोगों की जिज्ञासा थी G20 को लेके, आज हमने उन लगभग सभी टॉपिक्स को कवर किया है। एंड आप अपना समय इसी तरह से देते रहिएगा जनता को, क्योंकि जनता की आप पसंद भी हैं और आप उनको एक अवेयरनेस देने का, एक जागरूकता देने का कार्य भी बखूबी कर रहे हैं। और जिस तरह से आप सोसाइटी में एक आइकन हैं, ऐसे ही लोग आपसे मोटिवेट होके आगे बढ़े और समाज की सेवा में हमेशा लगे रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। फिर हाजिर हूँ।